ऑन कर दो। ऑन क्यों? हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में परावर्तन तथा अपवर्तन क्लास 10 जो चल रहा है। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था, दर्पण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? दर्पण। दर्पण कब बनता है? जब हम किसी पृष्ठ के एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा तरफ मतलब दूसरी तरफ से परावर्तन होता है, तो वो दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले समतल दर्पण। क्या पढ़ा था? समतल दर्पण माने प्लेन मिरर पढ़ा था। समतल दर्पण का मतलब क्या होता है? प्लेन मिरर। समतल दर्पण का मतलब ये होता है जिसमें क्या था बताओ? जितनी बड़ी वस्तु थी उतना बड़ा प्रतिबिंब था कि नहीं था? जितनी दूरी पर वस्तु थी उतनी दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बना था। सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना था। सही बात। और उसमें उल्टा क्या था? पार्श्वता उल्टा था। वो मतलब साइड से वो उल्टा था। जैसे आपका दायां हाथ तो उसका बायां हाथ, आपका दायां पैर तो उसका बायां पैर, आपकी दाईं आंख तो उसकी बाईं आंख। समझ में आया? आपका दायां कान तो उसका बायां कान, मतलब आधे पर से वो उल्टा दिखाई देता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन, यानी कि पार्श्वता उल्टा। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। ये गोली दर्पण के भाग होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, यानी कि अवतल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण? देखो, खोखले गोले के कटे हुए भाग के, खोखला गोला हमने उस दिन बताया था, खोखला गोला बताया था, और खोखले गोले के कटे हुए भाग के आधा काट लेंगे और उसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर देंगे? पॉलिश। उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर देंगे? पॉलिश। तो परावर्तन किधर से होगा? इस साइड से होगा, मतलब दबे हुए तल से होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। लिखो, वह गोली दर्पण। लिखो, वह गोलीय दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसके कटे हुए भाग के, जिसके कटे हुए भाग के, वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर, उभरे हुए तल पर या उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, कर दी जाती है, तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है। मैंने चेहरा इधर देख पाओगे। तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये बात समझ लीजिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? वह गोली दर्पण मतलब गोला गोला दर्पण होगा पूरा, उसको काट लेंगे और उसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे। वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और ये दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण उत्तल लेंस। यह अभिसारी होता है। यह कैसा होता है? अभिसारी, यानी ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करेगा। समझ गए? ये कैसा होगा? अभिसारी। अवतल दर्पण उत्तल लेंस यह अभिसारी होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी। अभिसारी माने ये एक प्रकाश को एक जगह एकत्रित करेगा। ठीक है? अवतल दर्पण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। इसी में सुधार करेंगे। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण में क्या होगा? वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के, इस बार कहां पॉलिश करेंगे? दबे हुए तल पर पॉलिश करेंगे। दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे। इस बार इधर पॉलिश करना है और परावर्तन किधर से होगा? इस साइड से होगा। पॉलिश कर दी जाती है तथा परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। तथा परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ या तल से होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? यह अपसारी होगा, ये प्रकाश को फैला देगा। ठीक, तो इसी में मैंने सुधार कर दिया। समझो इसको। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का मतलब होता है गोली, वह गोली दर्पण। ये गोला होगा पूरा,
उसका मैंने आधा भाग काट लिया, इसके दबे हुए तल पे पॉलिश कर दी, परावर्तन इस साइड से हो गया। तो वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तथा परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये अपसारी प्रकृति का होता है। अपसारी मतलब फैलाएगा प्रकाश को। ठीक समझ गए? नोट कर लो। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि ये है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, परावर्तन दबे हुए तल से होता है। अब एक बात समझो, ये क्या है? यहाँ पे इसका ये मुख, इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। पी से इसको हम लोग दर्शाते हैं, इसे याद करना पड़ेगा। ये देखो है इसका, ये बीच वाला पार्ट है, ये पूरा है, मतलब समझ गए, ये पूरा द्वारक है। जैसे यम यम डैश, जैसे यम1 यम2 या नाम दे दे, यम1 यम2। तो ये यम1 यम2 क्या है? ये गोली दर्पण का जो ये अवतल दर्पण है, इसका ये कहा जाएगा द्वारक। क्या कहा जाएगा? द्वारक, एक दरवाजा है समझ लीजिए। और ये क्या है? अवतल दर्पण है तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव, यानी कि पोल ऑफ मिरर। पोल इसको बोला जाता है, इसको ध्रुव बोलते हैं। और इसको अगर पूरा गोला बनाओगे, अगर इसको पूरा गोला ऐसे बनाओगे तो कहीं ना कहीं तो प्रकाश रखे होंगे, यानी केंद्र होगा। तो उसी केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। यानी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। और देखो यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखोगे तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरणें, और परावर्तन के बाद कहां से निकल जाएंगी? मुख्य फोकस से। तो यहाँ पर होता है मुख्य फोकस। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, मेन फोकस। इसको बोलते हैं मेन फोकस, मेन फोकस। ठीक, मेन फोकस बोलते हैं। अच्छा, दर्पण के ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। कहे से? स्मॉल एफ से, छोटे एफ से इसको व्यक्त किया जाता है। और केंद्र तक की, मतलब दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। कितने से व्यक्त करते हैं? आर से। यानी आर हो गई वक्रता त्रिज्या। क्या बोली जाएगी? वक्रता त्रिज्या। अच्छा, मैथ में वृत्त नहीं पढ़ा है, गोला पढ़ा होगा, वृत्त पढ़ा होगा। तो केंद्र से परिधि को अगर कोई भी चीज छूती है तो उसको हम लोग त्रिज्या ही तो बोलते हैं। तो ये त्रिज्या हो गई कि नहीं हो गई? और ये आधी, ये क्या हो गई? फोकस दूरी। क्या हो गई? फोकस दूरी। तो स्मॉल एफ क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या बताओगे? कि भाई ये इतनी वक्रता त्रिज्या है, इतनी आधी क्या है? फोकस दूरी। तो एक वक्रता त्रिज्या में कितनी फोकस दूरी निकल आएंगी? दो। एक इतनी, एक इतनी, मतलब कितनी फोकस दूरी निकल आएंगी? दो। आर एक वक्रता त्रिज्या में कितनी फोकस दूरी निकलेगी? दो। तो यह एक फार्मूला बन जाएगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी में से फार्मूला निकल आया। ये दो इसके बटे में चला गया, तो एफ बराबर आर बटे टू, एफ बराबर आर बटे टू। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है। ये सूत्र भी लिख लीजिए और भी समझिए। ये हो गया ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ये हो गया मुख्य फोकस। ये हो गया वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या। ठीक, और भी अगर देखोगे दूरियां, देखो ऊपर इस लाइन के ऊपर कोई भी दूरी लोगे तो वो प्लस में लोगे, इस लाइन से नीचे की तरफ कोई भी दूरी लोगे तो माइनस में लोगे। पालिश के, ये पालिश लगी है, पालिश के इस साइड लोगे तो प्लस में लोगे, पालिश के इस साइड लोगे तो माइनस में लोगे। बात समझ में आई? दूरी उधर कोई भी लोगे तो प्लस में लोगे, इधर कोई भी लोगे माइनस में। जैसे ये फोकस दूरी लेना है तो ये माइनस में होगी, ये वक्रता त्रिज्या लेना है माइनस में होगी। इधर कोई भी दूरी पे खड़े होगे तो माइनस लोगे, पालिश की तरफ खड़े होगे तो प्लस में लोगे, लाइन के ऊपर खड़े होगे प्लस में रहोगे, लाइन के नीचे होगे तो माइनस में होगे। जैसे ये देखो वस्तु रखी है तो प्लस में है, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा कहीं नीचे तो उल्टा होगा। समझ गए? ये सीधा माना जाता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लाइन के उल्टा माना जाएगा। तो बात समझ में आ गई? कहाँ पे सीधा, कहाँ पे उल्टा।
कहाँ पे प्लस, कहाँ पे माइनस, कहाँ पे माइनस, कहाँ पे प्लस लेना है। 45 याद रखोगे, ठीक, इतना लिख लो, फिर हम आगे बताएंगे, ठीक। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो लाइन दिख रही होगी इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे, यानी मेन एक्सिस। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आओ आगे देखते हैं, एक चीज और ध्यान देंगे, नोट लगा के लिख लीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि अवतल दर्पण, कहीं नाम सुन लेना, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, अभी आगे लेंस भी हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी लिख देते हैं अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, फोकस दूरी कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक, कैसी होगी, ऋणात्मक। अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, इसकी फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे स्टूडेंट्स उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, ये कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, हमेशा धनात्मक। याद रखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक। कहीं भी अवतल लगे ऋणात्मक, कहीं भी उत्तल लगे तो धनात्मक, ठीक है। जैसे कि न्यूमेरिकल देखेंगे, एक लिख लिया, एक न्यूमेरिकल देखेंगे, जैसे एक न्यूमेरिकल है कि एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण की, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी याद कीजिए, क्या निकालना है, फोकस दूरी। देखो दो ही तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो आपको फोकस दूरी दे देगा और आपसे वक्रता त्रिज्या पूछ लेगा, या वक्रता त्रिज्या दे देगा तो फोकस दूरी पूछ लेगा, क्योंकि फार्मूले में दो ही चीजें हैं, एफ है आर है, एफ है और आर है। तो आओ देखते हैं, देखो भैया सॉल्यूशन, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। देखो क्या लिखा है, उत्तल दर्पण, और अभी क्या बताया, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव होती, धनात्मक, और वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, फोकस दूरी। फार्मूला क्या बताया अभी, एफ बराबर आर बटे 2, ये याद कर लीजिए। एफ बराबर आर का मान कितना है, 20 और बटे 2, 2 दहम 20, एफ कितना होगा 10, तो ये रहेगी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर प्लस की। वैसे भी देखो आपको ऐसे ही पता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इतनी बड़ी होती है, उसमें फोकस दूरी 2 होती है, तो अगर ये 20 है तो आधी उसकी 10 ही होगी, तो वैसे भी लगा लोगे ऐसे ही, मतलब बिना लगाए, ठीक, रोक दो। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे क्या, प्रतिबिंबों का बनना। तो ये 3 नियम जरूर पढ़ लेंगे, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। तीनों रूल ये पढ़ने हैं कि यदि कोई दर्पण हो, ठीक, ये देखिए दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। देखो पहला नियम ये है कि यदि कोई किरण कहा जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये वस्तु है और वस्तु से कोई किरण जाएगी किधर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा करके परावर्तित होकर के कहां से वापस जाएंगी, मुख्य फोकस से। कहां से जाएंगी, मुख्य। ये बस ये नियम है, ऐसे याद कर लो कि जब भी कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी, है ना, और आएगी, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर निकल जाती हैं, मुख्य फोकस से। पहला नियम। दूसरा नियम देखो क्या है, दूसरा नियम क्या है, यह अवतल दर्पण है, अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कितना अच्छा है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से निकल जाएगी, और अगर मुख्य फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। और तीसरा नियम भी बहुत अच्छा है, तीसरा नियम देखो कितना अच्छा है,
अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, कोई प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से, तो वह उसी वक्रता केंद्र पे ही वापस लौट आएगी। बात को समझ में आया? बहुत ही अच्छा है। एक देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से निकल जाएगी, एक मुख्य फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये नियम है। अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी पे वापस लौट जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग की अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं, हम लोग किस लिए मतलब क्यों पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। जैसे उत्तल दर्पण मोटरसाइकिल में, बाइक में, कार में, सब जगह देखो लगा रहे थे, इसमें हम लोग अपना चेहरा देखते, पीछे जो वाहन आते हैं उनको देखते हैं, है ना। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, हजामत बनाने के लिए नाई के दुकान में लगा होता है। ये सब नाई नहीं, बड़े बड़े जैसे 1 लाख 2 लाख का शीशे मिलता है, इतना महंगा, इसमें बड़ा बड़ा। ठीक है, धन्यवाद।